नमस्कार, मैं हूं संतोष रावत। नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू रावत। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि लखेड़ा। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Supported by Mellow Sky Launch ऋषिकेश। मुझे हम लोग साथ ही में थे, संतोष और मैं। संतोष भाई को मैसेज आया, हमारी फिल्म को सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड मिला। घर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, ऋषिकेश के लिए जहाँ से मैं हूँ बहुत बड़ी बात है। गांव में जो बच्चा पढ़ने में होता है लोग समझते हैं उसके 7 खून माफ होते हैं, और जो पढ़ने में नहीं होता है वो छोटी सी भी गलती करता है तो आप बोलते हैं कि यार ये नालायक है, निकम्मा है। लेकिन जिसको आप नालायक और निकम्मा कहते हैं वो सबसे बेहतर काम करता है। इसके बारे में भी यही था कि मेरे फादर तो टीचर थे, यार तुम्हारा लड़का तो कर देगा, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा था, पर वो बिट्टू यार उसकी बस की कहाँ है। तो जिस दिन नेशनल अवार्ड आया तो मुझे उस दिन लगा कि यार वो सारी बातें जो सोसाइटी ने कही वो सब क्या हो गई हैं, खारिज हो चुकी है। हमारा जो एक विजन बहुत स्ट्रांग था वो था कि ऑडियंस को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करा जाए, ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को कि वो गांव में है। गब्बर सिंह एक विलेन है। अरे सांभा कितने आदमी थे, हर कोई बोलता है, बच्चा भी बोलता है, अभी भी दिखाओगे अभी बोलेगा। कुछ विलेन को छोड़ के आप एक विलेन बताइए जो इतना सेलिब्रेट हुआ हो, क्योंकि हम विलेन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब विलेन है। ओहो रेडियो पर in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Style partner Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. Banking partner Union Bank of India. Execution partner Creative Minds. मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज के 10वें एपिसोड में आ रहे हैं इस साल के नेशनल अवार्ड जीतने वाली पातालती और एक था गांव की टीम। ये दोनों ही फिल्मों ने दिखाया उत्तराखंड का अपना रंग अपनी फिल्मों के जरिए। मिलिए संतोष रावत, बिट्टू रावत और सृष्टि लखेड़ा से। हर बुधवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। बिल्कुल, ये मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज जिसको पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे हैं, और अलग अलग फील्ड के, अपनी फितरत के, अपनी हुनर के लोगों को हम आपके लिए लेके आते हैं। और सिनेमा एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है एक समाज को दिखाने के लिए, और जब उत्तराखंडी समाज को दिखाने की बात है, 3 फिल्म मेकर हमारे साथ आज के इस शो पे आए हुए हैं, जिनको आप ऑब्वियसली देख चुके हैं प्रोमो के माध्यम से। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच वो रेडियो में बुलाने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप तो ठीक ठाक बोल लेते हैं, हाँ। आप भी ठीक ठाक बोल लेती हैं। बिट्टू भाई के बारे में शिकायत मिली है कि काम तो तगड़ा कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड जीत लिया, बोलते बड़े कम हैं। एक विनिंग वाली स्पीच दे दो ना। थैंक यू। क्या बोलूं, बोले। अच्छा, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि पहले तो बधाइयाँ आप तीनों को ही आपकी फिल्मों के लिए। आप लोगों ने जिस तरह से उनको दिखाया, लोगों को पसंद आई हैं वो, और राष्ट्रीय पुरस्कार आप तीनों को मिल रहा है अपनी अपनी फिल्मों के लिए। सो बिट्टू भाई, आपके पास ही आ रहा हूँ। जब पहली बार मालूम चला, किसने बताया आपको? मुझे हम लोग साथ ही में थे, संतोष और मैं। हाँ तो संतोष भाई को मैसेज आया हाँ कि हमारी फिल्म को सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। तो इन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया। वाह। तो संतोष भाई, जब आपको ये खबर पता चली तो फीलिंग कैसी थी उस वक्त पे? फीलिंग बहुत बढ़िया थी। मुझे दोनों फिल्मों का पता चला। हाँ। मुझे सीधे वीडियो आया। अच्छा। जो अनाउंसमेंट आता है जो वहाँ से होता है कि सृष्टि लखेड़ा की फिल्म को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल रहा है और हमारी फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। जी। तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया। मैंने यहाँ पे जो यशस्वी जुयाल हैं फ़ोन करा, मैंने कहा कि यहाँ तीन नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं हमारे स्टेट को इस बार। तो फिर काफ़ी वो एक्साइटमेंट था कि चलो पहली बार सिनेमा का एक शुरुआत हो चुका है कि बहुत सारी फिल्में 2018 से लेके अभी तक बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो फिल्म बना रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे हमको रिकॉग्नाइजेशन मिलेंगे। जो नया जनरेशन है वो बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि नई जनरेशन के लोग मिल रहे हैं। क्योंकि हमने बनाया तो इससे पहले हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने बनाया तो बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे दिखता है कि उनमें मेरे से ज़्यादा हुनर है। तो मुझे
पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में और भी चीज़ें बहुत बेहतर होगा सिनेमा में। बढ़ गया। तो आपके पास आए लखेड़ा जी की लड़की हमारी एक मुलाकात 3-4 बरस पहले की है जब ये फिल्म शूट कर रही थी, और आज हम नेशनल अवार्ड मिलने के बाद में बात कर रहे हैं। तो आपको जब पहली दफा मालूम चला, आपको खुद ही चला था या किसी ने बताया कि अरे मुबारक हो? हैं? मैं खाना बना रही थी हाँ। और एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया। हाँ, तो कुछ नहीं, खाना बनाते रहे, पर फिर आसपास जो दोस्त थे अपने घर पे बताया, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी। जी। और घर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, ऋषिकेश के लिए जहाँ से मैं हूँ बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से मेरे स्कूल वालों ने, ऋषिकेश वालों ने, उत्तराखंड वालों ने जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट दिखाया, उसके बाद मतलब मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कितनी बड़ी बात है। तो अब तक समझ आ रहा है धीरे धीरे कि काफ़ी बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। तो वेरी थैंकफुल इसके लिए। तो अब एक रिकग्निशन तो हो गई, इसके बाद क्या है आगे? क्या सोच रही हो इस बीच? नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ, फिर वहां जा रहा हूँ। फिल्में बना रहे हैं, जी। अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी तो पहली फिल्म बनाई है, हाँ, तो आगे तो बिल्कुल फिल्में बना रहे हैं। ऑलरेडी एक और डॉक्यूमेंट्री नेक्स्ट उत्तराखंड में है, अच्छा, जिस पे रिसर्च शूट पे काम कर रहे हैं। हाँ, आगे उसमें भी समय लगता है। डॉक्यूमेंट्री थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम एक तो 1 से 1.5 घंटे की फिल्में बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा 4 से 5 साल लग जाता है। जी, उसका नेचर ही ऐसा है, क्योंकि अगर आप किसी की असल ज़िंदगी का कुछ बदलाव दिखाना चाहते हैं तो कुछ महीनों में नहीं दिखता है, कुछ सालों में दिखता है, जो आप कहानी उनके साथ बता सकें। तो एक इस बार कुमाऊँ में बना रहे हैं अच्छा, एक फिल्म, तो उस पे काम चालू है। और बाकी भी पहाड़ से बहुत लगाव है। बिल्कुल, और क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफ़ी, जैसे मैं ऋषिकेश की हूँ तो एक तरीके से प्लेन्स हो गए ऋषिकेश, पर घर वाले क्योंकि पहाड़ से हैं, और जो एकता गांव है वो भी, अगर आपको नहीं मालूम होगा, मेरे पिताजी के गांव में अच्छा, हमने शूट करी थी, मेरे फादर के गांव में है। तो वो जो फिल्म बनाते हुए जो नॉलेज मिली, सोशली कैसे हम लोग रह रहे हैं, एक आम जनता, एक औरत, एक आदमी किस तरीके से रह रहे हैं, किन किन सवालों से हम आज जूझ रहे हैं पहाड़ों में, तो वो बहुत एनरिचिंग था वो एक्सपीरियंस। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और पहाड़ पे ही फिल्में बनानी है आगे भी। बिल्कुल। तो लेकिन जब आपको अवार्ड मिला उसके बाद मैंने सुना कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे किसी ने कहा जी शॉर्ट फिल्म में मिल गया, किसी ने, क्या हुआ था, कंफ्यूजन क्या है? सो फीचर फिल्म और नॉन फीचर का जो कैटेगरी होता है वो हर जगह अलग अलग होती है। जैसे आप अगर टेलीविज़न में देखेंगे, जो दूरदर्शन में फीचर फिल्म बोलते थे वो 52 मिनट से ऊपर की फिल्मों को बोलते थे। नेशनल अवार्ड में 75 मिनट से ऊपर की फिल्मों को बोलते हैं। हमारी फिल्म 61 मिनट की है, तो वो आई थिंक लोगों को समझ नहीं आया कि नॉन फीचर फिल्म क्या होता है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा, तो आम जनता को या नहीं समझ पाए, तो फिर वो कई न्यूज़पेपर में ये छपा कि शॉर्ट फिल्म्स को मिला है आपकी फिल्म और हमारी फिल्म को। पर हमारी फिल्म 61 मिनट की है, तो 61 मिनट की फिल्म किसी भी एंगल से शॉर्ट फिल्म नहीं है, नॉन फीचर है नेशनल अवार्ड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये तो जितना बढ़िया से आपने ये समझाया है, फिल्म मेकर नहीं होती तो टीचर होती? नहीं या नहीं, बचपन से बच्चे था कि फेल हो वही जाते पिक्चरें ही बनानी है? मीडिया में इंटरेस्ट था बचपन से। अच्छा। ऋषिकेश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, मतलब ये सोचा भी नहीं था कि फिल्में बनाना कोई करियर हो सकता है। माँ बाप का यही था कि साइंस ले लो, कुछ डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाओ। तो वही जैसे हर मिडिल क्लास उत्तराखंड में भी वही एस्पिरेशन रहती है कि आप अफसर बन जाएं, कुछ साइंस ले लें तो आप आगे अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई अंडर ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा। तो उसकी वजह से कुछ इर्द गिर्द जो हमारे लोग थे वो लोग फिल्में बना रहे थे। तो थोड़ा फ़नी है, पर क्या कहते हैं, मेरे को एक फ़िल्म में एक्टिंग करने के लिए बुलाया गया था। तो वो पहली बार मैं सेट पे गई थी और मैंने एक्टिंग करी थी, एक मरी हुई लड़की की भूत की एक्टिंग करी थी। तो पर जब मैंने वो तो एक्टिंग में इतना नहीं लगा, पर जब मैंने जो प्रोसेस देखा तो मेरे को एकदम से लगा कि जो कैमरे के पीछे खड़ा होना है, तो वो पहली बार था जो लगा कि ये करना है। फिर वाह।
थैंक गॉड ऐसे चलते तो रहे। संतोष भाई आपके पास आ रहा हूँ। ये तो भूत बनी थी, मरी हुई लड़की। क्या आपको कभी मौका मिला पेड़ बनने का? नहीं, मेरा तो ऐसा था कि मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अच्छा। और हुआ क्या कि जब मैं बीएससी में था तो एक आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर थे, अलभ्य प्रोफेसर नहीं, वो आईआईटी खड़गपुर में इंटीग्रेटेड एमएससी करके आए थे फिजिक्स में। और वो देहरादून में एक आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि मेरा भाई आईआईटी मैंने दिल्ली आईआईटी से एमटेक कर चुका था और फिर अभी कैलिफोर्निया में गूगल में है। तो वो एक दबाव था मेरे ऊपर कि भाई तुम भी करो और इस तरह से करो। लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में नहीं था, उसमें भी मेरा वो था कि मुझे मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में जाना है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार एक सबसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ा हुआ है तो यहाँ शायद मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो जब मैं मैथ्स का सवाल लेके गया तो उन्होंने बोला कि फार्मूला नहीं लगाना है, बिना फार्मूला के सवाल सॉल्व करना है। तो मेरा ये था कि मैं टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊंगा और या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाऊंगा। तो मैं 18 घंटे तक वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि तुझे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो मुझे ये लगा कि जो एजुकेशन मैंने अब तक ली है वो सब बेकार है। और उस दिन से मेरा मोह भंग हो गया साइंस से। और उसके बाद फिर मुझे लगा, उस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, पॉलिटिकल पार्टियों से, और वहाँ मैंने चार्ली चैपलिन, बहुत सारे लोग, सिनेमा देखना शुरू करा, रशियन लिटरेचर से मेरा वो हुआ। तो फिर मुझे लगा ये दूसरी दुनिया है और इसमें किया जा सकता है। तो मैं फिर थिएटर की तरफ गया। थिएटर में भी वैसे ही हुआ कि मैं थिएटर में गया तो एक प्ले था यहाँ पे, शंकर सीस का पोस्टर। तो उसमें मैं एक मास्टर का रोल था, तो उन्होंने बड़ा पहाड़ी मास्टर का रोल करना है। अब मुझे लगा ये पहाड़ी मास्टर होता क्या है, तो मैंने कर दिया, जैसे तैसे करा। मुझे आज भी पता नहीं वो पहाड़ी मास्टर क्या होता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के बाद मैं साउथ चला गया, साउथ के बाद थोड़ा मुंबई में काम किया। और फिर जब मैं वापस आया उत्तराखंड में तो मुझे फिल्म बनानी थी और मेरा फिक्शन में इंटरेस्ट था। मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा यही था कि फ़िक्शन फिल्म बनानी है। तो मैं जब पहाड़ में घूमने लगा और लिखने लगा तो मैं फ़ेल हो गया उसमें। मुंबई में भी जाके फ़ेल हुआ, हैदराबाद में भी जब मैंने काम किया तो मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि वो लोग कहते थे कि यार सिनेमा कैसे बनता है, कैमरा कहाँ लगेगा, ये लगेगा। तो लोग बहुत टेक्निकल बातें करते हैं सिनेमा में। पर मुझे, जब मैंने लिखना शुरू करा तो मुझे लगा कि रीडिंग और राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा एजुकेशन का लैक है। चाहे वो हम साइंस पढ़ रहे हों, चाहे वो हम लिटरेचर पढ़ रहे हों, हमें बताया नहीं जाता है कि राइटिंग कैसे करनी है, हमें बताया नहीं जाता रीडिंग कैसे करनी है। और जो हम पढ़ रहे होते हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने कहानी तो पढ़ ली है लेकिन वो कहानी हमें सोसाइटी में दिख ही नहीं रही है। तो वही चीज़ है कि वो धीरे धीरे लोगों से मिल करके समझ में आया। तो तब मैं उत्तराखंड में ट्रैवल करने लगा। ट्रैवल करते हुए जितने भी बुजुर्ग लोग मुझे मिलते थे, जितने भी लोग मुझे कहानियाँ सुनाते थे, उनकी थ्रू मैंने सिनेमा सीखना शुरू और करा। वहीं से फिर ये पतालती का बनी। कंसेप्ट भी आया। उस पे बात करेंगे। तो बिट्टू भाई, जी। बोलना तो पड़ेगा। जी। तो दोनों ने अपनी कहानी बता दी। जी। अब आप बताओ, आप क्या बने थे? गमला? नहीं, मैं सबसे पहले एक्टिंग की बात हो रही है इधर, तो मैं एक्टिंग सबसे पहले दिल्ली गया था मैं, तो मुझे कैमरा ही करना था। लेकिन एक भैया थे, तो डायरेक्टर थे, तो प्ले करते थे। तो उन्होंने पहली बार मुझे स्ट्रीट प्ले में कुछ बनाया था, उतना मुझे याद नहीं है क्या बनाया था। अब पता नहीं, पर कुछ रोड पे बैठ के हम लोग सब बैठे थे वे, लेकिन कुछ बोला नहीं था वहाँ भी। तो ये एक्टिंग करी थी। तो शुरू से हम लोग, संतोष भाई और मैं, देहरादून से ही साथ में ही पढ़े हुए हैं। तो इधर से ही थोड़ा बहुत फोटोग्राफी चालू करी, और उतना पता नहीं था मुझे उस टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना कुछ। तो उसके बाद दिल्ली गए, थोड़ा बहुत सीखा फोटोग्राफी। तो फिर बॉम्बे गए, फिर बॉम्बे से सीखा थोड़ा बहुत। तो हाँ, इसके और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं आपको कह भी रहा था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से था। और एफटीआई में कैमरे के लिए साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अब तो हो चुका है वो ख़त्म। अभी हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हैं, 2010 से पहले अंग्रेजी में ही देना होता था। और हम तो बहुत गांव के एरिया से आते हैं,
मेरा तो हिंदी भी बहुत कमज़ोर है। मैं हिंदी लिखूंगा तो आपको लगेगा इमला लिख रहा है ये। तो होता क्या था, जब ये दिल्ली में गया मैंने भी कैमरा का फोटोग्राफी का हाँ, कोर्स लिया, इसने भी फोटोग्राफी का कोर्स लिया। फोटो और ये फोटोग्राफ अच्छा खींचता था और मेरी बहुत बुरी फोटोग्राफ्स होती थी। मैंने कहा यार कैसे खींच दे रहा है यार, ये अच्छी चीज़ है और मैं कैसे नहीं खींच पा रहा हूँ। तो एक जलन होती है, वो जेलसी होती है ना। ये थोड़ा एक क्लास जूनियर था, मैं एक क्लास सीनियर भी था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कैमरा हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आदमी का वो मैंने क्रिएटिविटी जैसे बोलते हैं, बॉर्न तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्रिएटिविटी में, कि वो फोटोग्राफी को ज़्यादा सेंस कर पा रहा है, कोई राइटिंग को ज़्यादा कर पा रहा है। अगर हम यही मेंटोरशिप दें तो बहुत सारे लोग अच्छा काम कर सकते हैं। वो कैटेगराइज न कर दिया जाए कि तू साइंस बैकग्राउंड से है तो तेरा दिमाग ज़्यादा है, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो इसका दिमाग कम होगा। तो और उस टाइम पे हम लोग फिल्म कैमरा पे फोटो खींचते थे, तो हम लोगों ने रूम के अंदर ही लैब बनाया हुआ था उस टाइम दिल्ली पे। में। तो हम लोग लैब पे अपना वो निकाल के नेगेटिव और ये सब, उस टाइम का जमाना था। और मैंने एक तरफ छोड़ दिया उसको। फिर क्या हुआ कि दिल्ली के एनएसडी के उस तरफ हम रहते थे, वहाँ पे ललित कला अकादमी है, रविंद्र भवन है। और वहाँ पे फिर क्या होता कि जब हम एफटीआई में एक क्वेश्चन आया था कि जो ये पेंटिंग है कितने डायमेंशन में है, ये 5th डायमेंशन है में है या 4 डायमेंशन है इसके। तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड का था, 3D तो मुझे पता था, लेकिन पेंटिंग मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मैंने लिख दिया था उसमें ये 5 डायमेंशन में है। और बगल पे जो प्रोफेसर देख रहे थे वो हंस रहे थे उसको देख करके। और सेम क्वेश्चन दूसरी बार हुआ था जब मैंने एफटीआई का एग्ज़ाम दिया था, और इसने भी दिया मैंने भी दिया। उसमें भारत के झंडे का आ रहा था क्वेश्चन कि भारत का जो झंडा होता है उसमें कलर किस रिदम में होता था। और शायद मैंने उल्टा लिख दिया था सीक्वेंस, क्योंकि मैं मुंह उठा के चले जाता था पेपर देने के लिए। अब वहाँ पे मतीन अहमद सर थे जो जामिया में प्रोफेसर हैं, अब वो देख के हंस रहे थे। लेकिन रिवर्स क्या हुआ कि जब हमने पतालती बनाई तो हम साउंड के लिए कोशिश कर रहे थे कि भाई साउंड कौन करेगा इसका। संयुक्ता काजा जी ने एडिट करी, इसने शूट करा। तो मैंने फ़ोन करा मतीन अहमद को कि हमारी फिल्म को संयुक्ता काजा ने एडिट करा है। तो उन्होंने बोला कि 9 बजे बात करना। और उससे पहले हम मुंबई में ट्रेस कर रहे थे कि कौन हमारी फिल्म के लिए साउंड देगा। तो रसूल सर ने ओके कर दिया था, और मतीन सर भी अगर होते तो वो भी ओके कर देते। तो देखिए कि उस पेपर में मैं झंडे का कलर क्या कर रहा था, उल्टा लिख रहा था। और वही प्रोफेसर बाद में उनसे मैं बोल रहा था कि मेरी फिल्म में आप साउंड कर दीजिए। तो क्रिएटिविटी ये होती है, उसको आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही जज करता हूँ। तो मुझे इस पे कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन जब ये मेरे सेट पे आया तो इसने बेहतरीन काम करा। मैं उसी बात में आना चाह रहा था कि आपने देखते ही समझ लिया था ये तो हीरा है, एक दिन अवार्ड ही लेके आएगा, ऐसा था? नहीं ऐसा नहीं था। तो हमेशा ये कंफ्यूजन था कि क्योंकि गांव में होता क्या है ना कि एक अजीब सा माहौल है कि जो बच्चा पढ़ने में होता है लोग समझते हैं उसके 7 खून माफ होते हैं, और जो पढ़ने में नहीं होता है वो छोटी सी भी गलती करता है तो आप बोलते हैं कि यार ये नालायक है, निकम्मा है। लेकिन जिसको आप नालायक और निकम्मा कहते हैं वो सबसे बेहतर काम करता है, और वो नीचे गिर जाता है जो क्या होता है, होशियार होता है। या तो वो फलक पे चले जाएगा, फटाफट नौकरी कर ली, कहीं अच्छा डिप्लोमा कर दिया। लेकिन जो हमेशा स्ट्रगल करता है, जो लुढ़कता है गिरता है, लुढ़कता है गिरता है, वो देर से पहुंचता है लेकिन वो सबसे बेस्ट होता है। इसके बारे में भी यही था, क्योंकि मैं टीचर, मेरे फादर तो टीचर थे, तो वो बोलते थे यार तुम्हारा लड़का तो कर देगा, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा था। पर वो बिट्टू यार उसकी बस की कहाँ है। तो जिस दिन नेशनल अवार्ड आया और इसको मैंने कि उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला, तो मुझे उस दिन लगा कि यार वो सारी बातें जो सोसाइटी ने कही वो सब क्या हो गई हैं, खारिज हो चुकी हैं। तो ये जो हमारा परसेप्शन है सोसाइटी को देखने का, लोगों को देखने का, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस कास्ट से आता है, हम उसका ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर पैशन कितना है, ये जानना कितना चाहता है। अगर हम ये जानना शुरू करें तो हमारे यहाँ दुनिया भर के क्रिएटिव लोग हैं, बहुत लोग हैं जो हमसे बेटर कर सकते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, या आप नेशनल अवार्ड की बात हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नेशनल क्या वो इंटरनेशनल अवार्ड भी ला सकते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इकोनॉमिकली भी हम सिनेमा में आगे जा सकते हैं। वो सिर्फ यही वेंचर नहीं होगा कि आप अवार्ड लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, सिनेमा एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट की तरह भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसमें इकोनॉमी लग रही है। अगर आप उसको प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप
आपके यहाँ लोग जुड़ेंगे उसके साथ, लोग जुड़ेंगे तो लोगों के घर में इकोनॉमी आएगी, घर चलेंगे और धीरे धीरे सिनेमा एक इंडस्ट्री बन जाएगी। जैसे आप साउथ में देख रहे हैं, तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं, तमिल देख रहे हैं या मलयाली सिनेमा है, हमारे यहाँ ये जो ये सोच है वो थोड़ा सा एक रॉन्ग परसेप्शन है मुझे उस समझ। पे आएंगे। सृष्टि आपके पास आ रहा हूँ मैं। ब्रीफ में अगर थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि फिल्म सबने नहीं देखी होगी, आपकी फिल्म क्या कहती है? एक तो टाइटल से समझ में आ रहा है, एक था गांव टाइटल है, क्या कहने की कोशिश कर रही है? संक्षेप में आपने जैसे पूछा है तो ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 61 मिनट की, और मेरे पिताजी के गांव में टिहरी गढ़वाल में बनाई गई है। हमारे गांव में जब मैं 2015 में जाना शुरू करा, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ रुके थे, मतलब 7 लोग जो था, सिर्फ 7 लोग बसते थे। और घर पे भी एक बार बार सुनने को मिलता था एक नॉस्टैल्जिया की तरह से कि वो लोग भी छोड़ के चले गए हैं गांव। तो बहुत ज़्यादा पलायन था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे पलायन था। तो इसलिए मुझे लगा कि जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में उन दिनों काम कर रही थी और डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी एनजीओज़ के लिए, कैंपेन फिल्म्स के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये मतलब लाइवलीहुड मेरा एक रोज़ी रोटी का था। तो मेरे को ये था कि अपने गांव में भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब मैं वहाँ पे जाना शुरू करा तो पहले जो मेन किरदार हैं फिल्म की, लीला देवी, वो मेरी बड़ी हैं। उनसे मैं कभी नहीं मिली थी पहले, क्योंकि जैसे गांव के हैं तो नहीं जानते थे, पर जैसे रिश्ते में हैं, दूर के रिश्ते में, तो उनसे मैं मिली। और जब उनसे मैं मिली तो वो ऐसी इंसान थी, अनफॉर्चुनेटली इस साल के बिगनिंग में उनका देहांत हो गया। तो वो ऐसी इंसान थी जो मतलब जिनकी कहानियों से वो आपको किसी और दुनिया में ले जाती थी। वो एक 50-60 साल पुरानी दुनिया में ले जाती थी, जब आज के दिन में उस गांव में कोई खेती नहीं होती है, बहुत कम लोग हैं, पर वो इस दुनिया में ले जाती थी जो 50-60 साल पहले वो जो काम करती थी, वहाँ जो लोग थे, और किस तरीके से, एक तरीके से बहुत ही मैजिकल उसका प्रदर्शन था जो उनकी कहानियों से जाता था। तो उनसे मेरे को बहुत आकर्षण हुआ, वो जो किरदार थे, तो उनको देख के मेरे को लगा यहाँ फिल्म बननी चाहिए। तो एनीहू मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगी कि मेन किरदार जो है लीला बड़ी, जो जब हम फिल्म बना रहे थे तो 80 साल से ऊपर वो थी, और वो एक कहानी बता रही थी कि कैसे वो एक बुज़ुर्ग औरत अकेली गांव में कैसे रह रही हैं इस पलायन के माहौल में, जहाँ पे बहुत कम लोग गांव में हैं। और जो दूसरा मेन किरदार है वो है गोलू संध्या, जो 19 साल की लड़की थी जब हम शूटिंग कर रहे थे। और एक 19 साल की लड़की का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसी जगह में जहाँ पे शायद कोई नहीं है, तो वो किससे बात करेगी, कैसे भविष्य के बारे में सोचेगी। तो 2 पहलू थे, एक सुनसान गांव में जो कुछ लोग रह चुके हैं, 7 लोग, उनमें से, तो वही इन दोनों की कहानी के ऊपर ये फिल्म है। संतोष भाई आपके पास आ रहा हूँ, और बिट्टू भाई आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, और फिर सृष्टि के पास कि कहानी हो सकता है दुख भरी हो सकता है उसका इमोशन जॉनरा उस तरह का हो, लेकिन फिल्म मेकिंग को सेलिब्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए, जैसे आपने पढ़ाई की बात करी, कोई बच्चा अगर स्कूल टॉप करता है या मोहल्ला टॉप कर दे, क्लास टॉप कर दे, तो कंधे पे उठाया जाता है, जबकि ये उसका व्यक्तिगत अचीवमेंट है किसी सब्जेक्ट या किसी उसमें। जब सिनेमा में कोई टॉप करता है, या मान लीजिए उसको रिकॉग्निशन हुई किसी तरह की, तो इसमें समाज का भी उतना ही बड़ा रोल है, और समाज टॉप कर रहा है, एक तरह से समाज की बात हो रही है, उसको सेलिब्रेट करना, कि उन फिल्म मेकर्स को कंधे पे बैठाना कि बॉस इन्होंने कुछ कर दिया है बड़ा, फूल माला इनके पहनाओ, जरा ढोल नगाड़े बजाओ, तो इनके लिए 4 लोग और सुनेंगे, तो हो सकता है 40 और लड़के निकलेंगे या लड़कियां आएंगी जो इस फील्ड में जाएंगी। क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ इस बारे में कि हमने सिनेमा तो अभी थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ जीरो पे है, जीरो पे माइनस से निकल के थोड़ा जीरो पे आया है, जो अभी बन रहा है उत्तराखंड में। तो उसका सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता है जो हम चाहते हैं बंगाल में हो, केरला में, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक उसको करा हुआ है। यहाँ पे तो लिटरेचर का भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। लिटरेचर में हम बहुत आगे हैं,
आप कुमाऊं के लिटरेचर को देखिए, आप गढ़वाल के लिटरेचर को देखिए और फोक को देखिए। फोक कितना रिच है हमारे यहाँ का। वो तिब्बत से वेंचर करता है, हिमालय को पार करता है, उत्तराखंड में आता है, और उत्तराखंड का कनेक्शन तिब्बत के साथ क्या है। तो वो जो फोक है, उस फोक को भी हम सिर्फ रिचुअल के रूप पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उसके एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं, ना हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ना हम सोसाइटी से एनालिसिस कर पा रहे हैं। आज वो सिर्फ जगह जगह पे सिर्फ एक अवशेष रह चुका है, शेष और अवशेष रह चुका है। जैसे हमारे यहाँ पे नेत्र सिंह रावत हैं, एक ज़माने में उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों का, माने कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं उनकी फिल्मों की समीक्षाएं लिखी। ऋत्विक घटक हैं या मणिकौल साहब हैं, उनकी जब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने खुद बोला कि ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। और वो बंदा कहाँ से आता है, दारमा माने कि मुंशियारी से आता है। 1937 में उनका बर्थ हुआ और अचानक से वो बहुत बड़े पद में जाते हैं, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड से वो गायब है, कोई उनको सेलिब्रेट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए जिन्होंने, जिस दौर में बंगाल इस जगह सिनेमा ग्रो हो रहा था, और हमारे यहाँ से भी एक बंदा था जिसने सिनेमा को क्रिटिकली क्या करा था, एनालिसिस करा था। तो सबसे पहले वो सेलिब्रेशन होना चाहिए। हमारे अपने समाज का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, उन रिचुअल का होना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ बचाना नहीं है जो अभी बात हो रही थी। उनको जानना है कि इनको हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं। या जैसे मेरी फिल्म पातालती है, उसमें वाटर का एक कंसेप्ट है, तो मैं वाटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं करवा रहा हूँ उसमें। मैं कह रहा हूँ कि आप सिंबलिज्म में उसके अंदर घुसिए ना। हमारे यहाँ लड़की शादी करके आती है तो धारे की पूजा करती है, तो आप उसको रिचुअल मत मानिए। धारे की पूजा क्यों होती है, वो वाटर जो अंदर से आ रहा है वो कितने प्रोसेस में आ रहा है, और जब उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, एक आदमी जो 10 सालों से उस पानी को टेस्ट कर रहा है, उसके जहन में उसकी मेमोरी है, और उस मेमोरी को वो मरते समय सेलिब्रेट कर रहा है। तो नेचर के साथ उसका क्या कनेक्शन है, कितना डीप मीनिंग है। और सिर्फ आप उसको धारा पूजा कर रहे हैं, गागरे में पानी ला रहे हैं, आपने वो दिखा दिया वीडियो में, आप बोल रहे हैं हम अपने कल्चर को बचा रहे हैं। लेकिन उस धारे को पूजने के पीछे, उस वाटर के पीछे जो मैथोलॉजिकल है या उसका जो नेचर के साथ कनेक्शन है, अगर हम उसको स्टोरी में निकालेंगे तो वो बहुत डेप्थ है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस नेचर को सेलिब्रेट करा है कई सालों तक। आप देखेंगे ना, आज क्या है, लड़की इन्वायरमेंट की बात कर रही है। अब इन्वायरमेंट की जो पढ़ रही है वो गांव में जाके सबसे पहले पेड़ काट रही है क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है पेड़ के साथ ना। लेकिन जो हमारी माँ है, जो अनपढ़ है, वो उस पेड़ को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पेड़ से लकड़ी लानी थी, घास लानी थी, तो उतना ही काटती थी जितनी उनको जरूरत होती थी। तो नेचर उन्होंने ज़्यादा सेव करा है। हम सिर्फ उसको आज सड़कों पे क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं उसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है वो सेलिब्रेशन हर जगह से होना चाहिए। सिनेमा में भी वो तभी होगा जब हम अपने बुजुर्गों को भी रिस्पेक्ट करेंगे। आज के दौर में क्या होगा, एक पढ़ी लिखी पीढ़ी है, अब वो गांव में क्या करे, बोले ये बुजुर्ग, ये बुढ़े क्या जानते हैं। अरे उन बुढ़ों ने उस पहाड़ को सींचा है और उनकी सींचने से हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हो सकता है वो कहीं पे गड़बड़ हो, लेकिन उनकी मेहनत से हम यहाँ पहुँचे ना। उन्होंने इस पहाड़ को खोदा है, उसकी मिट्टी में हमने खाया है, तो हमें उनको भी जानना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस को भी जानना पड़ेगा। तो जब हम वो सेलिब्रेट करेंगे तो सब लोग उससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा ये लगता है कि इस तरह से हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जा सकता है। सिनेमा ही नहीं, हर चीज़ कह सकते हैं। जो हमने पहाड़ को, सिर्फ हम रो रहे हैं यहाँ पे पहाड़ के दर्द के नाम पे। तो पहाड़ का जो एक अभी बोल रहे हैं पहाड़ पलायन हो रहा है, मेरा थोड़ा सा एक वो कंसर्न है। पर वो पलायन आज के दौर में नहीं, उसके लिए पॉलिटिकल जिम्मेदारी, पॉलिटिकल लोग जिम्मेदार नहीं है कि आप उनको बोलोगे रिवर्स पलायन हो रखा है। उसके लिए हमारे यहाँ जोग्राफिकल डिफरेंस है, इकोनॉमिकल डिफरेंस है, उसकी जड़ें 50 साल पहले खुद चुकी थी। हॉस्पिटल के लिए या ज़मीन का जो बंटवारा हुआ होगा, तो मुझे ये लगता है कि हमें उनमें रिविजिट करना पड़ेगा, और उनको अगर हम उन कहानियों को ले आएंगे सिनेमा तक, तो वो दर्द सबने झेला हुआ है। वो संतोष रावत ने नहीं झेला हुआ, बिट्टू ने झेला हुआ है, आपने भी कहीं ना कहीं झेला हुआ। लेकिन हम स्टोरी को अगर उतने डेप्थ तक ले आएंगे तो सारी की सारी स्टोरी, सारी की सारी पब्लिक उसको क्या करेगी, सेलिब्रेट करेगी। तो एक दिन यहाँ पे कमर्शियल सिनेमा भी बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा मानना है। बिट्टू भाई, आपसे पूछूं, कैमरे के पीछे से क्या चीजें हैं जो दिखाने का मन है कि यार मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये तो हो गया, पातालती तो हो गया, पता नहीं कि जब आप जाते होगे, क्योंकि आपकी आंखों से बड़ा कैमरा कुछ है नहीं, ये तो खाली टूल है। जी। तो जब आप देखते होगे इधर उधर कोई भी चीज हो, कौन सा मन है कि कुछ ऐसा दिखाया जाए? अभी तो सोचा नहीं उतना कि क्या दिखाएं, लेकिन अभी कुछ नए प्रोजेक्ट हैं, तो उसी से पता चलेगा अब क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। हाँ, जैसे एक प्रोजेक्ट इसके साथ मैं लगातार डिस्कस करता रहता हूँ कि
थोड़ा सा ही कम बोलता है, इसलिए मैं इसकी बात कर वो कर रहा हूँ कि जो रियलिटी है हमारे सोसाइटी की, जैसे मेरा क्या मानना है, जैसे मैंने पतालती अभी बनाई तो मैं छोड़ चुका हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता चला है फेस्टिवल में चले गए। लेकिन अभी जैसे आपने कहा ना कि मास कैसे उसको सेलिब्रेट करे, तो एक फिल्म मेकर को ये भी सोचना जरूरी है कि चलो ठीक है, आपने एक फिल्म बनाई, वो फेस्टिवल तक चले गई, लेकिन मास उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। भले ही वो हो सकता है कि वो फिल्म सृष्टि की फिल्म अगर इंटरनेट पे आ जाए, मेरी आ जाए, तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन लोग 100 रुपये खर्च करके सिनेमा देखने आएंगे, तो फिल्म मेकर को ये सोचने की भी जरूरत है कि हमें कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जिससे कि लोग उसको, उसके लिए 100 रुपये 200 रुपये खर्च करने को तैयार हो जाएं, और उसमें वो वैल्यू भी हो और उसमें वो क्वालिटी भी हो, प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो। तो मुझे लगता है कि क्या होता है ना, कोई बुढ़ा गांव में बैठा हुआ है, कोई औरत घास काट रही है, अगर मैं उसको सिनेमा में कहता हूं तो कोई आने को तैयार नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि वो रियलिटी वो भी देख चुका है, और वो हार्श रियलिटी को कोई झेलना नहीं चाह रहा है। 2 घंटे के लिए आप एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मसाला फिल्म बनाएंगे। हम ऐसा क्या कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय में सिर्फ रियलिटी नहीं है, वहाँ मिस्ट्री भी है, वहाँ हॉरर भी है, वहाँ फैंटेसी भी है। तो इस तरह के जो जॉनर मुझे लगता है अभी इंडिया में, मैं तो उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, इंडिया में ही वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। अगर हम उनको वो करें, हमारे पास इतना बड़ा हिमालय है, इतने बड़े पहाड़ हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टीरियस कहानी कही जा सकती हैं, और जिनका प्रोडक्ट वैल्यू होता है जिसको, तो अगर वो बनाई जाए, अगर हम अपना दृष्टिकोण फिर बदलें, हर बार सिनेमा से हमने क्या खोया क्या पाया, और वो चीज़ बदलें, तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट अच्छा आ पाए जो मास को भी क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। और जब मास को कनेक्ट करेगा तो अपने आप सेलिब्रेट हो जाएगा। आपके पास आ रहा हूँ, सृष्टि सो तो नहीं गई? खो गई? सुन रही हूँ। ये तो 2 फिल्में जो हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जैसी आपकी फिल्म है, उनके उसमें थोड़ा सा है कि भाई वो अंतिम इच्छा, ये वो। उमंग की अगर मैं बात करूं, सेलिब्रेशन, लाइफ, और ये अगर कोई एक फैक्टर दिखाना हो कि हिंदुस्तान को उत्तराखंड का ये वाला फैक्टर मुझे दिखाना है, वो क्या होगा? कभी कोई कहे कि ऐसी पिक्चर, या सृष्टि कहे कि नहीं मैं तो यही बनाऊंगी, रोना धोना ही करूंगी मैं। क्या होगा? नहीं, बिल्कुल रोना धोना नहीं बनाना है आगे। मैं सोच रही थी अभी कि क्या, जैसे आपने बिट्टू जी से वो सवाल पूछा कि क्या दिखाना चाहेंगे क्या आगे ना, दिखाना चाहिए? तो एक तरीके से पॉलिटिकल सटायर, बहुत बढ़िया। ह्यूमर, पर क्योंकि हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है, जो औरतें जा रही हैं 2 घंटा क्या कहते हैं घास काट के वापस आ रही हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है, पॉलिटिक्स से क्या इंटरेक्शन है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या इंटरेक्शन है, एक दूसरे से समाज में क्या इंटरेक्शन है, उसके पीछे सब चीज़ पॉलिटिक्स पे चलती है, किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो किस तरीके से आम जनता उसको, मतलब क्योंकि आप जी रहे हो बहुत, कभी कभी ज़िंदगी बहुत मतलब मज़ेदार नहीं होती है, ज़्यादातर बहुत लाइक आम दिन रोज़ आपका चल रहा है, रिपीट आप कर रहे हैं, हमारी भी और सबकी। तो पर उसको क्योंकि जीना थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि लाइवली रहे, तो हर कोई ह्यूमर रखता है टू लाइक अपने अपने ज़िंदगी थोड़ा मज़ेदार, अपने घर पे थोड़ा खुशी रखने के लिए हर कोई ह्यूमर रखता है। और दूसरा चीज़ ये भी कि ह्यूमर से आप जो पावर है, स्टेटस है, उसको चैलेंज करते हैं। तो वो मुझे लगता है औरतें करती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों आप कैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, तो आप कैसे उसका मजाक उड़ा के अपने लिए लाइट बना सकते हैं। तो एक तरीके से सवाल भी है, ताकि यंगर जनरेशन सीखे कि आप सवाल पूछें आगे भी, पर एक तरीके से आप थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप झंडा नहीं उठा सकते हैं। तो पॉलिटिकल सटायर बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है पहाड़ में बहुत ज़्यादा है, जो पहाड़ की औरतें हैं, बड़ी मज़ेदार उनकी कॉमेडी रहती है, तो वो आगे बिल्कुल वैसे इंटरेस्ट भी है। हमारे यहाँ हर बात पे हम सीरियस बहुत हो जाते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा, किसी ने गाने में डांस कर दिया तो तुमने ये क्यों कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वज के, वो मतलब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हर चीज से। कई बार होता है ना टेक इट इजी वाली चीज, कि मतलब यार हर बात पे ना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई बस झंडा ही उठा दिया, माना कि हम जो है एक ऐसा राज्य है जो लड़ाई झगड़े करके और लोगों ने कुर्बानी दी है, वो सब कुछ ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू है, पर बात बात पे इतना भी सीरियस हो जाना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मस्ती। मेरा तो ये मानना है कि सिनेमा में बहुत कुछ है
जो नहीं कहा गया है, उत्तराखंड तो छोड़ो, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर रियलिज्म में काम किया गया है, रियलिस्टिक फिल्में बनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे जैसे हॉरर है, फैंटेसी है, या सररियल है, या जैसे होता है ना कि एक औरत है जो घास काट रही है, एग्जाम्पल है ये, इसको मैंने अन्यथा ना ले कोई भी, और वो दिन भर बिजी है और अचानक से वो डेली जंगल जा रही है और वहाँ एंजॉय कर रही है। तो हो सकता है कि वहाँ उसका कोई प्रेमी हो, किसी मसान जिसे भूत बोलते हैं उसके साथ वो प्रेम करने लग जाए, तो पीपल एंजॉय दैट। लोगों को ये कहानियां सुनना पसंद है, क्योंकि मैंने गांव में मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे कि वहाँ बगल पे जो बूढ़े थे उन्होंने मसान के साथ लड़ाई करी है, तो हमारे कान खड़े हो जाते थे। लेकिन हम ये सिनेमा नहीं कहना चाहते हैं, हम जबरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज जो मैंने अभी अपनी फिल्म को बनाते हुए भी झेला है, तो मैं इसको नहीं झेलना चाह रहा हूँ दोबारा। मैं चाह रहा हूँ कि वो मास, क्योंकि बचपन में हम थे ना, बच्चा, क्योंकि उस समय में बच्चा छोटे थे हम, और हमारे में दादाजी के साथ वो कहानियां सुनते थे कि वहाँ नीचे भूत आवाज कर रहा है, अरे वहाँ पे वो है ना, एक हमारे स्कूल में एक वो ग्रीस था झांकने का, वो बोलता था मेरा दादा ना 1 किलोमीटर तक सब्बल फेंक देता है, और हम विश्वास कर लेते थे। तो ये भी कहानियां हैं, और इनको बच्चे कितने चाव से माने कि सुनते हैं या कैसा रहता है। तो इस तरह का सिनेमा कहने की भी जरूरत है, वो मास है, उसमें मास अपील है। लेकिन मैं एक बूढ़े आदमी को दिखा रहा हूँ, जो मेरी एक दूसरी फिल्म थी जिसमें मेरे एक्टर मर गए, वो इंतजार कर रहा है मौत का, तो भाई कौन देखेगा इसको, वो बोला कि ऐसे बूढ़े मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरे को मौत आए। भगवान, इस तरह का सिनेमा भी कहना चाहिए। पर मुझे कभी कभी लगता है कि जब इकोनॉमी आती है सिनेमा में, तो तब धीरे धीरे ऐसा सिनेमा भी और अपने आप आ जाता है। वो माने कि पैरेलल सिनेमा, एक बहुत ज़्यादा सीरियस सिनेमा, और उसके साथ एक इंटरटेनमेंट के साथ, माने कि एक ऐसा सिनेमा फिल्मकार की जरूरत है जो बहुत अच्छा आर्टिस्टिक भी हो और बहुत अच्छा कमर्शियल भी हो। और इंडिया में बहुत सारे अगर फिल्मकारों को देखो तो मुझे बहुत कमी लगती है। जैसे मैं कुरोसावा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर इतना बड़ा फिल्मकार कोई हो ही नहीं सकता है। वो उतने ही हाईली आर्टिस्टिक भी हैं और हाईली कमर्शियल भी। उन्होंने अपने यहाँ के समुराई कल्चर को किस तरह से पूरे वर्ल्ड सिनेमा में सेलिब्रेट कर दिया। आज हम बोल रहे हैं समुराई, तो समुराई कहाँ होते हैं? जापान में होते हैं। हमारे यहाँ भड़ बोलते हैं, लेकिन वो भड़ सिर्फ उत्तराखंड तक है। लेकिन जापान का समुराई ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर रहा है बिकॉज ऑफ कुरोसावा, बिकॉज ऑफ वहाँ की फिल्म की वजह से। तो हम इस तरह से कैसे अपने कैरेक्टरों को ट्रैवल करवा सकते हैं? आपने ना एक बड़ी गजब चीज मुझे याद दिला दी। आपको याद है सुजुकी की एक बार वो बाइक या कुछ आया था, सुजुकी समुराई नो प्रॉब्लम करके। समुराई। अब आप सोचिए, ये तो अभी आप कह रहे हो तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वो 20 साल पहले, क्योंकि सुजुकी वहाँ की कंपनी है, जब वो इंडिया में आई होगी उन्होंने यहाँ की एडवर्टाइजिंग में उस शब्द को कहीं ना कहीं डाल दिया लोगों की जबान पे। हो सकता है उसका शाब्दिक अर्थ लोगों को न मालूम हो। ये कितना अच्छा तरीका है कि अगर मेरे यहाँ का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए उत्तराखंड का है या देश का है, और उसको मैं ग्लोबल मार्केट में अगर भेज रहा हूँ, तो मैंने यहाँ हल्का सा एक ऐसा कोई शब्द उसके साथ डाल दिया जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे गब्बर सिंह एक विलेन है इंडियन सिनेमा में। अरे सांबा कितने आदमी थे, हर कोई बोलता है, बच्चा भी बोलता है, अभी भी दिखाओगे अभी बोलेगा वो। उसके अलावा अभी एक कुछ विलेन को छोड़ के आप एक विलेन बताइए जो इतना सेलिब्रेट हुआ हो। क्योंकि हम विलेन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब विलेन है विलेन ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जो हमारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं पहाड़ में, इतने सारे गाड गदेरों के देवता हैं, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली और इतना ज़्यादा उनके अंदर अगर उनका एनालिसिस करा जाए और उनको अगर सिनेमा के पर्दे पे उतारा जाए तो वो पता नहीं क्या कर लेंगे। वो सिर्फ आपको इकोनॉमी नहीं ले आएंगे, उनको लोग देखने के लिए घंटों टिकट की लाइन पे लगेंगे। तो इस तरह के विजनरी फिल्म मेकरों की भी जरूरत है। माने वो हो सकता है कि भाई हम में से कोई बनाए, पर मैं अब वो एनालिसिस भी करने लग गया हूँ कि पहाड़ से एक देवता आया, उसने यहाँ तबाही मचा दी, तो हम उसको जागर में तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आज भी बजा रहे हैं कि वो भूत लग गया, ये जागर हो गया। लेकिन वो जो कैरेक्टर है उसको अगर हम उसका सोशल एनालिसिस करें, वो उस मैथोलॉजी को एनालिसिस करें, और उसको जैसे तुम्बाड़ में वो जो कैरेक्टर है, हस्तर का कैरेक्टर है, वो हस्तर का कैरेक्टर मराठी कैरेक्टर है, फोक टेल से लिया गया है, और आज हस्तर लोग कर रहे हैं, और वैसे ही कैरेक्टर हमारे पहाड़ों में भी हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी देखने की जरूरत है। अगर हम उनको देखेंगे तो बहुत माने कि मल्टी डायमेंशन सिनेमा होगा। सिनेमा सिर्फ रियलिज्म नहीं है,
सिनेमा सिर्फ वो नहीं है कि Fantasy हॉरर है, भी हो फैंटेसी सकता नहीं है। है, बहुत सारे जॉनर है, तो उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अपने आप इकोनॉमी भी डेवलप होगी और इस तरह की फिल्में लोग, मैं तो कहता हूँ कि 100% आएंगे। 100 क्या, आप उनसे बोलोगे 500 रुपये की टिकट है, वो आएंगे देखने के लिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं हमारे यहाँ। बिट्टू भाई, जी। ओटीटी को लेके क्या सोचना है? कितना देख रहे हो, कितना पसंद आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? वैसे ओटीटी तो सबको पसंद आ रहा है। ओटीटी अभी एक्चुअली ऐसे ओटीटी के उसमें सिनेमा हॉल लोगों ने जाना बंद कर दिया है, हम्म। तो अच्छा है ओटीटी भी। क्या लगता है ये जो ओटीटी है, जैसे क्रिकेट में एक आईपीएल आया ना, हाँ उसने बड़ी गेम चेंज करी। पहले क्या होता था कि ठीक है जी 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 2-4 एक्स्ट्रा में टीमें बनने लगी। तो ओटीटी ने शायद वैसा कुछ क्रिएट कर दिया कि बहुत सारा सिनेमा आने लगा, अपनी अपनी तरह का। रीजनल बहुत ज्यादा आने लगा। बहुत जाने लगे। उसमें दिल्ली बम्बईया कहानियां तो अब 10% रह गई मेरे ख्याल से। ओटीटी के आने से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि ओटीटी आने से जो नए फिल्म मेकर है उनको ज़्यादा चांस मिला है वैसे। तो ये नुकसान है। नुकसान नहीं है, फायदा है ये। और नुकसान ये है कि उससे थोड़ा सा सिनेमा हॉल और इनमें ज़्यादा फर्क पड़ा है उसको, बिजनेस में। और ये सब लोग अब वो स्क्रीन पे देखने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वो सब चीज़ों के लिए। सृष्टि, आपसे पूछूंगा, ओटीटी को आप कैसे देखती हैं? जैसे उन्होंने कहा कि प्लस माइनस, फायदा नुकसान। जैसे जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी भी जैसे आप उत्तराखंड की बात करें, थिएटर हैं ही कहाँ की आप अपनी फिल्में दिखाओगे? हाँ, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और हल्द्वानी, सिर्फ ये तो 15-20% है। और ये मिक्स्ड कम्युनिटीज वाला है। जो असल वाला उत्तराखंड है, जहाँ 80% से ज्यादा आबादी वहीं के मूल निवासियों की है, उनकी भाषा, उनके लिए तो सिनेमा हॉल है ही नहीं। तो उस जगह पे तो फिर ओटीटी काम कर जाएगा। तो या जो बाहर लोग रह रहे हैं हमारे, कैसे देखते हो? मैं तो अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ, क्योंकि हम बहुत स्मॉल स्केल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, तो हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म खुला है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बम्बई जाना ही है, वहीं से बनाना है। अब एक तो रिमोट वर्किंग का थोड़ा कल्चर है, आप जाके बम्बई से हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ले आएँ और आप पहाड़ में बना सकें। तो अपॉर्चुनिटी है स्पेशली स्मॉल स्केल फिल्म मेकर्स के लिए, जो कम बजट में फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इनकी फिल्म भी, हमारी फिल्म भी, कोई बजट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, सब जुगाड़ था। तो हम लोगों को एक्सपीरियंस है इसका कि हम कैसे कम बजट में फिल्में बना सकते हैं जो टक्कर दे सकें टेक्निकली, अदरवाइज कहानी के तौर पे और फिल्मों को भी। तो होपफुली इसका मतलब ये है कि हम पे ट्रस्ट ज़्यादा करा जाएगा। बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पैसे नहीं मिल रहे हैं ओटीटी से भी, कि ये तो फ्री में बना देते हैं, इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो ये ज़रूर है कि मतलब हमारे को हमारे काम के लिए वैल्यू करा जाए। और रीजनल सिनेमा में जैसे आपने बोला कि जैसे साउथ में तो बहुत ज़्यादा रीजनल कंज्यूमर हैं, हम भी देख रहे हैं उनकी फिल्में। लोग बॉलीवुड छोड़ के अब साउथ इंडियन ही, ऋषिकेश में भी वहाँ का फिल्में चल रहा है, कांतारा, पुष्पा बहुत बहुत दिन चली है यहाँ पे भी। एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है ऋषिकेश में, वहाँ पे भी चला है। तो पर ये रीजनल के लिए कैसे पहाड़ की फिल्में, कुमाऊनी, गढ़वाली, बाकी यहाँ के लैंग्वेज में आए, तो इसका थोड़ा मेरे ख्याल से अभी थोड़ी ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी सिनेमा देखने वाले शायद इतने ज़्यादा नंबर पे नहीं हैं। और एक बात मेरे को और समझ आई कि ओटीटी लोगों के पास डेटा नहीं है कि कितने लोग पहाड़ से देख रहे हैं सिनेमा। तो हम अगर वो हमारी अगर फिल्म खरीदते हैं अमेज़ॉन या कहीं नेटफ्लिक्स में, तो उनको ये गारंटी नहीं है कि कितने लोग हमारी पहाड़ी लैंग्वेजेस में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में देखेंगे। तो ये थोड़ा गैप है। तो ये ब्रिज होने की ज़रूरत है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को करने की ज़रूरत है, जो मुझे भी जानकारी नहीं है कि कहाँ हैं, कौन लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। ये बिजनेस में और पार्ट्स भी हैं जिनको ये ये गैप की ज़रूरत है फिल करने की।
तो संतोष भाई आपके पास आऊँ, सेम सवाल ओटीटी को लेके, क्योंकि जो मेरे को एक गैप दिख रहा है कि मान लीजिए आपने यहाँ फिल्म बनाई, पहाड़ की फिल्म बनाई, आपके लिए ये पॉसिबल इनिशियल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान में इतने शहर हैं, हर एक शहर में जाके फिल्म कहीं पे दिखाएं और लोग कहाँ बैठे हैं उनको ढूंढ के लाएं। लेकिन इंटरनेट यानी कि ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है वो शायद थोड़ी सी अवेयरनेस, भले ही आप यहाँ से अपलोड कर दें किसी भी तरह से वो हो, तो ये पॉसिबल है कि भाई उन शहरों में बैठे हुए किसी शहर के 10, कहीं के 20, कहीं के 100, कहीं के 1000 मिलके और एक बड़ा जो है वो किया जा सकता है, और उसके लिए आपको यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन शहरों में वो आपके खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो खुद बताएंगे लोगों को। क्या सोचते हैं? मेरा ये सोचना है, जैसे मनोहर श्याम जोशी हैं यहाँ के बहुत बड़े राइटर हैं कुमाऊं से, उनका लैंग्वेज पे बहुत पकड़ है। अब ह्यूमर होता है, लैंग्वेज अपने आप में बहुत ह्यूमर होता है, डायलॉग लिखना भी एक स्पेशल वो है, क्वालिटी है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हरियाणवी सिनेमा में आपने अभी बोला था कि वो आई थी आमिर खान की फिल्म दंगल, और मराठी फिल्म आई थी, तो हमें जो पहाड़ का स्लैंग है और पहाड़ का जो पॉपुलर है, जो कैरेक्टर होते हैं जो एक बहुत ज़्यादा वेंचर करते हैं, जैसे आपने समुराई को कनेक्ट करा सुजुकी से, उस तरह से हमें कुछ फिल्में बनाने की ज़रूरत है कि जो मेन स्ट्रीम का ऑडियंस उनको देखे और उन शब्दों को कैच करे। उसके बाद लगेंगे कि हाँ पहाड़ में होप है यार, यहाँ का कल्चर कुछ और है, इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा तो वो फ्लेवर आने लग जाएगा, गढ़वाली फ्लेवर आने लगेगा, कुमाऊनी। जैसे आज की डेट में भोजपुरी बोलना बड़ा ट्रेंड हो चुका है, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिल्म मेकर के लिए चैलेंज भी है, भाषा का चैलेंज भी है। तो मैं अगर ये समझ नहीं रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ का बंदा अगर गढ़वाली बोल रहा है, कुमाऊनी बोल रहा है, जौनसारी बोल रहा है, तो उसका पॉपुलर स्लैंग क्या है, पॉपुलर टिपिकल कैसा बोलता है वो। भोजपुरी बोलने में पहले लोग क्या करते थे, बड़े शर्माते हैं, अरे ये बिहारी है, जैसे बोलते अभी भी बोलते हैं। लेकिन आज भोजपुरी जो लैंग्वेज है, स्लैंग है, वो पूरा बॉलीवुड में क्या हो चुका है, फिल्म में भी बहुत बनी है बॉलीवुड एंड न्यूज चैनल्स, न्यूज चैनल्स में कह रहा हूँ। हाँ, हरियाणवी देखिए आप, हरियाणवी किससे आया। तो जो हम फिल्म मेकर काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी कर रहा है, तो हमें शायद ये देखने की भी जरूरत है। तो धीरे धीरे अगर हम किसी ठीक ठाक फिल्म से उस चीज़ को ले आएंगे, तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो लगेंगे कि हाँ यार यहाँ पॉसिबिलिटी है इकोनॉमी खर्च करने की, तो तब वो इकोनॉमी खर्च कर पाएंगे। क्योंकि मनोहर श्याम जोशी का जब लिटरेचर में पढ़ता हूँ तो उसमें यही ह्यूमर मुझे दिखता है कि उन्होंने भाषा को, भाषाई जो दक्षता होती है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, पर हम जब किसी विद्वान आदमी को पढ़ते हैं जो हमारे ही कम्युनिटी से हैं और एक बड़े फलक पे रहे, माने कि बड़े राइटर हैं वो, और पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने माना जाता है उनको राइटर, और जब उनका हम पढ़ते हैं कि, और उनका जो नॉवेल का लेवल है, जो कैरेक्टरों का लेवल है, वो एक पहाड़ का एलीट दिखता है उसमें। कि जब मैं उनका कल क्या पढ़ रहा था, तो वो विल्सन है जो उत्तरकाशी में, जिन्होंने पूरा विल्सन तो आप जानते होंगे, उत्तरकाशी में एक जिन्होंने पूरा जंगलात का एक कल्चर डेवलप करा था। उन्होंने विल्सन को तोड़ मरोड़ करके कैप में डाला हुआ है। अगर मैं विल्सन नहीं पढ़ता तो मुझे कैप समझ में नहीं आती। अब कैप पढ़ के मुझे पता चला कि इस राइटर के अंदर क्या क्वालिटी है, कि विल्सन को उन्होंने यहाँ का बंदा बता करके यहाँ सटैरिकल भी मार दिया, और वो क्या ह्यूमर है उसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस तरह से अपने कल्चर को शब्दों के थ्रू, यहाँ के स्लैंग के थ्रू उसको पॉपुलर करने की ज़रूरत है अपनी फिल्मों में। और जब वो पॉपुलर होगा तो लोगों को पता चलेगा अरे यार यहाँ क्या ह्यूमर है, इनके कल्चर में तो बोली में इतना डिफरेंस है कि वो ह्यूमर आ जाएगा, और वो ह्यूमर आएगा तो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, ये मेरा मानना है। तो वो फिर ओटीटी में भी जाएगा, मेन स्ट्रीम उसमें सीरियल भी बनने लग जाएंगे, तब पहाड़ी कैरेक्टर आने लग जाएगा उन सीरियलों में, तब हो सकता है मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आने लग जाए। तो मेरा ये विजन है शायद। विल्सन कह रहे थे, मुझे राजीव नयन बहुगुणा याद आ रहे थे। अच्छा, वो बड़ा लिखते रहते हैं विल्सन की बुलेट पे बैठ के, और वो पता नहीं। हाँ हाँ, वही। तो हम अपने यहाँ के कैरेक्टरों को कैसे वो कर सकते हैं ना, उनको पॉपुलर, माने समुराई कल्चर इतना पॉपुलर हो गया कि आप कनेक्ट हो गए, तो क्या हमारे यहाँ हमें वो ऑब्जर्वेशन बारीक करनी पड़ेगी ना, कि हम ऐसा क्या पकड़ें कि उसको सिनेमा में डालें और पूरा हिंदुस्तान क्या। नहीं, वो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जो थोड़ी देर पहले आप एक चीज कह रहे थे ना कि न केवल सिनेमा सब कुछ सेलिब्रेट करने वाली बात। एक बात बताइए, ये देहरादून में पहाड़ में बैठे आदमी को इडली किसने बताया होगा और कैसे बताया होगा? ये छोले भटूरे कैसे पहुंच गए यहाँ? ये रिस्पना पुल पे दाल बाटी, वो सॉरी दाल बाटी कह रहा हूँ, वो कौन सा अपना लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, बिल्कुल ये कैसे टंग गया वहाँ? ये कहीं से तो आया ना। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ के आदमी ने क्या करा,
अपने कल्चर की डेप्थ को एक्सेप्ट नहीं करा है। हाँ वो आया बंगाली के साथ मिला, वो गया पंजाबी के साथ मिल गया, गंगा मिला गंगा दास, जमुना मिला जमुना दास, और अपना कल्चर हो गया फसक, जो गप एक तरह से हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने यहाँ का जो आपका जो लेके आते हो, जो एक ओरिजिनलिटी है, अगर आप उस ओरिजिनलिटी को बना के रखोगे तो एक दिन वो बहुत पॉपुलर भी हो जाएगी। और आप अभी जैसे मैं अभी नेक्स्ट फिल्म लव स्टोरी लिख रहा हूँ एक। अब लव स्टोरी मैंने जैसे साहित्य में टटोली, तो मैं पहाड़ को देखता हूँ कि भाई कोई भी बॉलीवुड का फिल्म मेकर यहाँ पे आता है तो वो पहाड़ को सिर्फ एज ए रोमांस के रूप में यूज करता है, पहाड़ की चोटियों के रूप में, ब्यूटी के बर्फ रूप दिखाएगा, में, बर्फ नदी, दिखाएगा, झरने, नदी वही। दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ में जो कैरेक्टर होता है उसकी भी तो एक लव, वो भी तो लव लव करते होंगे, प्रेम तो वहाँ भी होगा। अगर जहाँ सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, लेकिन वो इंटरनल लव स्टोरी कभी आई नहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने पहाड़ के साथ अगर वो प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मिस्टीरियस हो सकता है, वो हॉरर हो सकता है, वो फैंटेसी वाला हो सकता है। एक्चुअली पता है वो हमारे फिल्म मेकर ही कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक वजह देखिए। आप बम्बई दिल्ली में किसी से पहाड़ पूछेंगे, वो क्या पूछेगा, वो क्या बताएगा? हनीमून, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल, वीकेंड का वाव, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको एक गिने चुने 4-5 शब्द पता है, राइट? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो बाहर का, माने कि कोई साहित्यकार भी है, अगर पहाड़ पे लव स्टोरी जितनी मैंने पढ़ी है साहित्य में, वो एक आउटर साइडर की तरह है, या जो नजरिया जो है वो आउटर साइडर वाला है। लेकिन अगर हम पहाड़ में हो रखे हैं और पहाड़ को हम ढंग से ऑब्जर्व करें और उसे इनर साइड से देखें, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी लव स्टोरी भी निकल सकती है, जिसमें एक औरत है जो नेचर के साथ भी प्रेम कर रही है और प्रेमी के साथ भी प्रेम कर रही है। तो इस तरह की फैंटेसी भी हो सकती है कि औरत का, क्योंकि हमारे यहाँ जो फीमेल है उसका नेचर के साथ ज़्यादा लगाव है, और उसकी, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर जंगल में गई तो इस तरह की एक फैंटेसी भी हो सकती है। तो वो पता चलेगा कितना डीप कनेक्शन है उसका नेचर आपको के तो नहीं मिला था कोई जंगल में ऐसे साथ। नहीं कि जंगल की फैंटेसी? आपने कहा यार इसको ना उल्टा कर देते हैं। ये असल में मैं थोड़ा ये देखता हूँ ना कि पॉपुलर वे में भी कहने की जरूरत है इन सारी चीज़ों को। तो पॉपुलर वे में होगा तो फिर वो सिनेमा हमेशा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हम आर्ट को आर्टिस्टिक वो बनाएं, तो अगर उसकी इकोनॉमी हम देखेंगे नहीं तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा? उसमें इतने लोग आते हैं, वो टीम वर्क है, उसमें कैमरामैन को पैसा देना होता है, लाइट वाला है, एडिटिंग है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन नहीं लिखता उसको बंद कमरे में। तो अगर हम उसमें हर बार वो देखें कि सिर्फ हमें इतना पर्टिकुलर वे में कहना है, तो फिर वो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिर हाशिए पे चले जाएगा। नहीं, मैं एक फिल्म बनाऊंगा, दूसरी भी अगर वैसे ही बनाऊंगा तो तीसरी बार बोलेगा यार भाई तू ऐसी तरह की फिल्में बनाता है तो हम तो पैसा नहीं देंगे तेरे को। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम जूझ रहे हैं तो हमें उसका सोल्यूशन भी सोचना चाहिए। सृष्टि, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो ज़माना है ये जल्दी जल्दी वाला है, जिसको कहते हैं ना फटाफट जनरेशन। तो जैसे पहले हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे लंबी लंबी, तो फिर उनने कहा थोड़ी कम फेंको, इसको 1 मिनट में कर दो, फिर उनने कहा 30 सेकंड में कर दो, फिर आजकल वो शॉर्ट्स और आ गए, जैसे यूट्यूब पे भी बोले 10 सेकंड में बता दो क्या कहना चाह रहे हो। इंस्टाग्राम। क्या एज ए, हाँ, इंस्टा वगैरह पे, तो क्या एज ए फिल्म मेकर ये चैलेंज वहाँ भी आया है? क्योंकि ये भी एक समाज है जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, सोशल मीडिया, या हम सब घिरे हुए हैं उससे, एक बिहेवियर हो रहा है। तो क्या फिल्म मेकिंग में भी ऐसा हो रहा है? जैसे पहले पिक्चरें बड़ी बड़ी बनती थी, 2-2 पार्ट में आ जाती थी, तो कि जल्दी जल्दी बताओ यार कहना क्या चाह रहे हो, या अभी वहाँ वैसा ही है? नहीं, बिल्कुल है। पेसिंग में भी आप क्या कहते हैं, एडिटिंग करते हैं। जैसे एक था गाँव जो फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, वो हमारा जो एक विजन बहुत स्ट्रांग था, वो था कि ऑडियंस को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करा जाए, ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को कि वो गाँव में हैं। अब उस गांव में कुछ होता नहीं है, वहाँ कुछ 7 लोग हैं, समय संडे मंडे कुछ पता नहीं चलता है, समय बहुत धीरे जाता है। तो वो डिमांड थी उस फिल्म की कि उस पेस को दिखाया जाए। तो वो एक स्ट्रगल था, क्योंकि हर कोई नहीं बैठ सकता है, एंड क्योंकि लोगों को स्क्रॉल, ये आपकी आदत बन चुकी है, तो वो स्क्रॉल वाली जनता कर रही है। अब आपको ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिसको थोड़ा स्लो है पेस, तो वो स्ट्रगल तो है। और हर फिल्म को आप फास्ट नहीं बना सकते हैं, और हर फिल्म को आप एक जैसा नहीं बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप आर्टिस्ट की तरह क्या कर रहे हैं? अगर आपकी पहली फिल्म और 10वीं फिल्म एक ही जैसी है, क्योंकि आपने फिगर आउट कर लिया कि ये फॉर्मूला बिक रहा है,
तो क्योंकि यस कमर्शियल आर्ट है, पर आर्ट भी तो है, आर्टिस्ट भी तो हैं, तो उसके लिए ही तो इतना स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं। तो वो स्ट्रगल तो है कि तो फिर शायद यही होगा, बीच बीच में आप पैसे के लिए फिल्म बन काम करें और कभी शायद सिर्फ दिल के लिए, ये तो चलेगा ही मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं, मोमो वाली जनरेशन है, फटाफट गरम करके लगा दो हाफ प्लेट। हाँ मुझे तो लगता है कि वो तो वैरायटी है, माने कि आप अगर पॉपुलर फिल्म बना रहे हैं और तो उसके साथ अगर आर्ट भी आ रही तो फिर वो चलेगा। अभी तो कल्चर ही नहीं बना है, अभी तो छोटी छोटी फिल्में बनी हैं, या कुछ लोगों ने जैसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, 4-5 फिल्में बनी हैं उत्तराखंड में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आपको एक आर्टिस्ट को उसी चीज़ से जूझना चाहिए कि भाई मैं अगर फिल्म बना रहा हूँ और एक कहानी लिख रहा हूँ, तो उसको ये पहले पता होना चाहिए कि मैं किस ऑडियंस के लिए इसको लिख रहा हूँ। अगर आप उसमें क्लियर हैं कि मैं फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहा हूँ, एक पर्टिकुलर, माने फेस्टिवल भी नहीं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, तो आपको पता है कि इसमें इतना ही मुझे इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक मास के लिए बना रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है हर फिल्म की एक ऑडियंस है। अगर गढ़वाली इस फिल्म को नहीं देख रहा है तो बाहर के लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी दिक्कत ये है कि OTT में जाते हैं तो वो भी एक स्कैम लगता है। फिल्म मेकर वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलता है ये भी स्कैम है, वहाँ भी शोषण हो रहा है फिल्म मेकर का। अभी माने कि कुछ देर पहले वही बातें हो रही थी कि ठीक है, लास्ट में हम एक फिल्म दे देते हैं कि चलो यार इस ये OTT अच्छा है, पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे है, अगर यहाँ चले जाती है फिल्म, हमें कुछ पैसा मिल जाता है, तो हमें एक ऑडियंस तो मिलेगी। तो अभी हम अवार्ड पे भी ये कह रहे थे कि इंडिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आर्ट हाउस को सेलिब्रेट करे पर्टिकुलर, और उनकी भी एक वो बने। माने कि अभी नेशनल अवार्ड हुआ, तो मेरा ये मानना है कि अगर नेशनल अवार्ड के बाद जितना हाइप मिलता है इसको मीडिया में, अगर एक OTT आ जाता है या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाता है जहाँ ये अवेलेबल हो फिल्म, जो आके देखना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो एक वो सिनेमा भी खड़ा होने लग जाएगा। वो तो हो ही रहा है, जो हॉल पे आ रहा है, OTT पे आ रहा है, वो B ग्रेडेड, उसमें B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है, माने आर्टिस्टिक हर तरह का है। लेकिन एक ऐसा OTT भी तो आप हो जिसमें ये फिल्म आए, और वो एक हो सकता है किसी सरकार, माने गवर्नमेंट के द्वारा हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप फिल्म डाल दीजिए और देख लीजिए इसमें। तो कम से अब फिल्म टटोलो नेशनल अवार्ड की मिलती ही नहीं है। हाँ, मतलब कम से कम जो ये कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, सिनेमा पढ़ रहे हैं, यही देख लेंगे इंस्टीट्यूशंस में, या जिसके पास वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो देहरादून आके किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सके, लेकिन गांव में उसके दिमाग में सिनेमा चल रहा है, तो कम से कम इतना तो एक्सेस हो। हम सुपर पावर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन अपनी पिक्चर जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं और वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो कितना बड़ा एक वो है। जैसे जैसे ये इससे पहले वो था ना चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, आज के डेट में वो उसमें चला गया, मर्ज हो गया NFDC और बहुत सारे उसमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें फिल्म मेकरों की भी गलती, मैंने कि मुझे नहीं बोलना चाहिए लिटरली, लेकिन मुझे लगता है कि हमने वो फिल्में बना कर के वो फिल्में भी वहाँ से फंडेड होती थी और वो फिल्में मिलती नहीं थी, हमें आर्चिव, नेशनल आर्चिव में जाना पड़ता था, वहाँ से निकालना पड़ता था। तो अगर वो तब से होता, अगर वो OTT, तो हो सकता था अब तक एक बड़ा ऑडियंस शायद, माने कि इतनी पॉपुलेशन है यार इंडिया की, माने हम भी ढूंढते ढूंढते थक जाते थे कि वो उसको नेशनल अवार्ड मिला, वो फिल्म देखें उसमें है क्या। तो कम से कम 2% ऑडियंस तो डेवलप होता, 5% ऑडियंस तो डेवलप होता, लेकिन वो भी वॉश आउट हो चुका है। नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद वॉश आउट हो गया, उसके बाद लोग भूल गए, क्योंकि अखबार भी वैसे ही हो रहा है ना, वो टिकटॉक की तरह कंज्यूम हो रहा है, आज आपने पढ़ा और कल की डेट में वो हो गया। तो मेरा मानना है कि हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और हर तरह की ऑडियंस है। अगर मसाला ऑडियंस है तो फिर आर्टिस्टिक ऑडियंस भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत फास्ट पेस चीज़ें बदल रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, शायद इसका भी ट्रेंड ख़त्म होगा। तो आपको, मेरे को लगता है पर्सनली कि आपको ये सोच के चलना चाहिए, शायद ये ट्रेंड 5 साल का है, उसके बाद ओवर होगा। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग अब डिटॉक्स कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेंड चल रहा है साथ में कि आप फ़ोन से कैसे डिटॉक्स करें, उसके लिए भी चल रहा है। तो हर चीज़ की, जैसे एक समय में ऑर्कुट होता था, हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है कॉमर्स में, और वो आता है और जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी थोड़ा इतनी परमानेंट नहीं है। इसके साथ भी हम भी सीखेंगे कि कैसे कैसे इनके साथ नेविगेट करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसा एटीट्यूड
मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए, कि आप इन्वेंट करें। जैसे आप जा रहे हैं, आप समझे खुद और चीज़ें इन्वेंट करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि क्या चीज़ चल सकती है। तो वो बढ़िया। तो बहुत अच्छी बातचीत आप तीनों के साथ रही। मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज के अंदर हम अलग अलग फील्ड से जुड़े लोगों को लाने की कोशिश कर रहे थे, और सिनेमा को लेके हमें लगा कि एक यंग ऑडियंस है हमारी, और आप यंग फिल्म मेकर्स हैं, अपनी तरह की कहानियाँ कह रहे हैं, तो आप लोगों को बुलाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने सुनने वालों को तो बड़ा मज़ा आया होगा। बिट्टू भाई, आप बता दो आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा मेरे पास आ जाते। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू, आप तो रेडियो स्टेशन भी आए हुए हैं, और आज फिर तो धन्यवाद। थैंक यू, आपने ओहो रेडियो में बुलाया, दूसरी बार मैं आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की मुझे लगता है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि मैं काफ़ी पॉडकास्ट दे चुका हूँ यहाँ पे, और मेरे को अच्छा नहीं लगता है देने के लिए, पर मैं उत्तराखंड में कोई भी बुलाता है मैं जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो मेरे को सुने, अगर उनको लगे कि यार ये बंदा बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ, तो क्या पता है एक यहाँ पे एक ऑडियंस, एक बहुत सारे टेक्निकल लोग मिले मेरे को, और बहुत सारे एक लोग मिले, जो हो सकता है कोई इन्वेस्टर भी मिल जाए, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो भी मिल जाए। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि वो रेडियो में मैं दोबारा आया, और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और काफ़ी अच्छी बहस हुई। थैंक यू सो मच। बहस कहाँ होगी? बातचीत है, जो बहस भी हुई, मैंने थोड़ा बहुत एक 1-to-1 हुआ ना, आपने वहाँ से पूछा तो हम यहाँ से जापान भी पहुँच गए, यहाँ से इधर के भी पहुँच गए, फिर अपने कल्चर में भी हमने देखा कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब हम स्टोरीज ऑल अबाउट टॉकिंग, जितना हम बात करते हैं स्टोरी निकलती जाती है, और हम भी जानना शुरू करते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आपका अनुभव कैसा रहा सृष्टि? बहुत अच्छा, थैंक यू प्लेटफॉर्म देने के लिए, और लोगों से, और उत्तराखंड के लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। अपने हिस्से की कहानियां कहते Thank you so रहिए, much. हम आपको बुलाते रहेंगे। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।